हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट सेशन में हमने एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था। हमने देखा था टेबल और डायग्राम की हेल्प से कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। आई होप वो सारे लेक्चर्स आप देख चुके हो। अगर कोई सेशन मिस किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड जैसी सिचुएशन प्रिवेल करती है, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करता है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड जैसी प्रॉब्लम प्रिवेल करती है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में एक तरह से डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सो मेजर्स टू रिमूव प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। लेकिन भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट उनको भी मिल जाए। ये जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, इन सब की स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो आपको नोट्स सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। जैसे कि मैंने बताया, आज हम कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट और आरबीआई अंडरटेक करती है इकोनॉमी की एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। यानी मेजरली हम अपनी पॉलिसीज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हमारे पास होती है फिस्कल पॉलिसीज और दूसरी तरफ हमारे पास होती है मॉनेटरी पॉलिसीज। अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसीज, तो फिस्कल पॉलिसीज बेसिकली कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेक की जाती है। ये वो पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के साथ रिलेटेड होती है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स में कुछ ऐसे चेंजेस करती है जिसके कारण मार्केट में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। किस तरह करती है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजिकल पॉलिसीज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिसीज हमारे पास होती है मॉनेटरी पॉलिसीज। और आपको पता है, मनी रिलेटेड आप चैप्टर पहले भी कर चुके हो, मनी रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती है वो मेजरली आरबीआई के अंडर आती है। मॉनेटरी पॉलिसीज कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है और इसके थ्रू आरबीआई मार्केट में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। चलिए, सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसीज में गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमारी इकोनॉमी की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। बाय मेकिंग चेंजेस इन देयर एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर। देखो, सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के बारे में। जो डिमांड है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएं तो एक्सेस डिमांड, अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कम हो जाएं तो डेफिसिट डिमांड। यानी अगर एक्सपेंडिचर्स को कम कर दिया जाए तो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम एक्सेस डिमांड कम कर सकते हैं, और अगर एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दिया जाए तो पॉसिबिलिटीज हैं हम डेफिसिट डिमांड को दूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को दूर करने के लिए। कैसे, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। आपको डेफिसिट डिमांड की कंडीशंस याद होंगी। डेफिसिट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम होती है एज कंपेयर टू सप्लाई। डिमांड कम होने का मतलब मार्केट में कंजम्पशन हो ही नहीं रही है, लोग खर्चा कर ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में डिफ्लेशन आ जाएगी, प्रोडक्ट्स कम होने लग जाएंगे, उनकी वैल्यू कम होने लग जाएगी, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल लो लेवल पर आ जाएगा। हम अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लो लेवल ऑफ इनकम, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट भला क्या कर सकती है? भाई सिंपल, गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में
एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा दिया जाए तो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। सो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी, गवर्नमेंट ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू करेगी, गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी जिसके थ्रू मार्केट में कैश का फ्लो इंक्रीज किया जा सकता है। और लोग काम करेंगे, रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे, मजदूरी करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। जब उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो अपनी कंजम्पशन करेंगे ना। सो जो कंजम्पशन कम हो चुकी थी, जो डिमांड कम हो चुकी थी, उसको वापस बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एज अ फिस्कल पॉलिसी अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा सकती है। होगा क्या, गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देगी तो एग्रीगेट डिमांड जो हमारी लो थी वो इंक्रीज होके ऊपर आ जाएगी और ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल को वो फिर से अटेन कर लेगी। हमारा इक्विलिब्रियम लेवल पहले लो लेवल पर था, अंडर एम्प्लॉयड था, लेकिन अब वो फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएगा। गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी जब तक ये डिफ्लेशनरी गैप दूर नहीं हो जाता। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स विल बी इक्वल्स टू द डिफ्लेशनरी गैप। जब तक ये डिफ्लेशनरी गैप खत्म नहीं हो जाता तब तक एक्सपेंडिचर्स किए जाएंगे, यानी कंजम्पशन लेवल को इंक्रीज किया जाएगा और डेफिसिट डिमांड दूर हो जाएगी। सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं, गवर्नमेंट एज अ फिस्कल पॉलिसी मेजर डेफिसिट डिमांड को दूर करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ा सकती है। जितना ज्यादा खर्चा करेगी उतना ज्यादा मार्केट में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जितनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगी उतनी लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, और जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कंजम्पशंस भी तो करेंगे और फिर जो डिमांड कम हो चुकी थी वो वापस से आ जाएगी, मोर डिमांड। इसी तरह क्या गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है? कर सकती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम है क्या। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। अब डिमांड ज्यादा होना मतलब मार्केट में सप्लाई की शॉर्टेज होना, और जब प्रोडक्ट्स की सप्लाई की शॉर्टेज होती है तो आपको पता है प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है। लेकिन हमारी इकोनॉमी पहले से ही फुल्ली एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं हो सकता, हम अपने सारे रिसोर्सेज पहले से ही फुल्ली यूज कर चुके हैं। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सिमिलरली डेफिसिट डिमांड को हटाने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा सकती है। तो एक्सेस डिमांड को खत्म करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को नीचे लेके आने के लिए अपने एक्सपेंडिचर्स कम किए जा सकते हैं, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। सो अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स को कम कर देती है, खर्चा कम कर देती है, अपने एक्सपेंडिचर्स में कटिंग कर देती है, तो उससे कंजम्पशन लेवल नीचे आ जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रोड कंस्ट्रक्ट करने का काम चल रहा था, गवर्नमेंट ने वो बंद करवा दिया, गवर्नमेंट ने सैलरी देना बंद कर दी, लोगों की इनकम थोड़ी कम हो गई, उन्होंने अपनी कंजम्पशन थोड़ी कम कर दी। सो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स कम कर देती है, लेकिन कितना कम करे? जब तक ये इन्फ्लेशनरी गैप दूर नहीं हो जाता। गवर्नमेंट को अपने खर्चे तब तक कम करने हैं जब तक एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप दूर नहीं हो जाता। सो जो इक्विलिब्रियम लेवल ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट पे चला जा चुका था ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना खर्चा कम किया और अब ये हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम लेवल है जहां पर हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट है और डिमांड और सप्लाई इक्वल है। ओके, इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसीज में सबसे बड़ा रोल परफॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के द्वारा, जो मैंने अभी आपको बताया। फिजिकल पॉलिसीज में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फिजिकल पॉलिसीज, फिजिकल मेजर्स में गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम कर दिए तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा। गवर्नमेंट ने एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को दूर करने के लिए अपने खर्चे बढ़ा दिए तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा। ऐसे ही कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि टैक्सेस,
क्या गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ाकर या फिर टैक्स रेट को कम कर कर एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है क्या? ऑब्वियसली यस। सो फिजिकल मेजर्स में नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सेस। आपको पता है टैक्सेस एक कंपल्सरी पेमेंट होती है। अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो वो तो हर बंदा पे करता है। इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो फाइनली कस्टमर के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो केवल वो बंदा पे करेगा ना जो अर्नर है, जिसकी मेन अर्निंग है। डायरेक्ट बर्डन उसी के ऊपर जाता है, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो नॉर्मली उस बंदे को पे करना पड़ता है जिसने फाइनल कंजम्पशन करनी है। तो अगर हम टैक्सेस की बात करें तो सिंपल है, गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टैक्स रेट को बढ़ा या कम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, मार्केट में डिमांड पहले से ही बहुत कम है, लोग कंजम्पशन करने के लिए पैसा निकाल ही नहीं रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी। होगा क्या इससे? भाई, अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर देगी तो लोगों को सामान सस्ता मिलने लग जाएगा। पहले जो चीज 100 रुपए की मिलती थी अब वो 90 रुपीज की मिल रही है। तो गवर्नमेंट टैक्स जब कम करती है तो कंजम्पशन रेट इंक्रीज हो जाता है। सो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट कम कर सकती है। सिमिलरली, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट धड़ल्ले से टैक्स रेट बढ़ा देगी ताकि लोग अपनी कंजम्पशन करना बंद कर दें। क्योंकि जब टैक्स रेट बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कंजम्पशंस महंगी हो जाती है, प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, तो कंजम्पशन करना कम हो जाता है और एक्सेस डिमांड जैसी सिचुएशन दूर हो जाती है। ऐसे ही एक और टूल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल मेजर। थर्ड, पब्लिक बोरोविंग्स। अब पब्लिक बोरोविंग्स होता क्या है? आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कई बार ना लोगों से पैसा उधार लेती है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट को पैसे की कमी हो जाती है, गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे करने पड़ते हैं, लोगों को सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, तरह तरह के गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। तो कई बार गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाता है और एक्चुअल में ऐसा होता है, गवर्नमेंट बजट में आपने पढ़ा होगा। सो गवर्नमेंट के पास ना पैसे की कमी हो जाती है। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से पैसा उधार लेती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और इसको हम पब्लिक बोरोविंग्स कहते हैं। क्या गवर्नमेंट पब्लिक बोरोविंग्स के थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है? ऑब्वियसली यस। अगर हम बात करें डेफिसिट डिमांड की, आपको पता है डेफिसिट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लोग डिमांड नहीं करते हैं, अपनी कंजम्पशन कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट पब्लिक बोरोविंग्स कम कर देगी या बिल्कुल बंद कर देगी। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, उधार चाहिए, वो पब्लिक से लेती है, लेकिन डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन में वो पब्लिक से उधार लेना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, लोगों के पास पहले ही पैसा नहीं है, लोग पहले ही कंजम्पशन कर नहीं रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट पब्लिक बोरोविंग्स करने लगी तो लोगों के हाथ में जो पैसा है वो भी चला जाएगा, फिर तो कंजम्पशन और कम हो जाएगी, फिर तो डेफिसिट डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो सिंपल है, जब एक इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड होती है तो गवर्नमेंट अपनी बोरोविंग्स को कम कर देती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा रहे और लोग उस पैसे को यूज करके अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करें। सिमिलरली, अगर मार्केट में पहले से ही एक्सेस डिमांड है, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट पब्लिक बोरोविंग्स को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट लोगों से उधार लेना ज्यादा स्टार्ट कर देगी ताकि लोगों के हाथ में पैसा बचे ही नहीं, और जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं बचेगा तो वो कंजम्पशन कहां से करेंगे? जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो अपने आप दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लास्ट फिजिकल मेजर की, दैट इज बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई बाय द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा उधार लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है,
यानी लोगों की कंजम्पशन बहुत कम है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा उधार लेगी और उस पैसे को मार्केट में लगा देगी। कैसे लगाएगी? रोड कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करना, इसमें खर्चा करने लग जाएगी। आरबीआई से उधार लेकर गवर्नमेंट पैसा मार्केट में दे देगी। तो जब वो पैसा मार्केट में जाएगा तो लोगों की इंप्लॉयमेंट, इनकम बढ़ेगी और वो अपनी कंजम्पशन बढ़ा देंगे। सो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को दूर करने के लिए कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से भी पैसा उधार लेती है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी, कैश फ्लो, कंजम्पशन और डिमांड को बढ़ाया जा सके। सिमिलरली, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, यानी पहले से ही लोग बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई से उधार लेना बंद कर देगी। वो कहेगी मार्केट में तो पहले ही इतना सारा पैसा है, और ज्यादा पैसा क्यों लगाना। तो वो अपनी लिक्विडिटी कम कर देगी, कैश फ्लो कम कर देगी, जिससे कंजम्पशन कम हो जाएगा और एक्सेस डिमांड जो थी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि जब मार्केट में गवर्नमेंट के द्वारा पैसा लगाया ही नहीं जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा ही नहीं और फिर डिमांड नहीं बढ़ेगी। सो ये कुछ फिस्कल मेजर्स हैं एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को दूर करने के लिए। अब हम बात करते हैं आज के वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और एग्जाम में आने के चांसेस 100% है इसके। आपने मनी और बैंकिंग चैप्टर अगर किया होगा तो उसमें भी ये टॉपिक था, लेकिन वो डिलीटेड था। अब ये डिलीटेड नहीं है, टर्म 2 में आपको ये करना पड़ेगा। मॉनेटरी मेजर्स टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। जैसे कि मैंने बताया, मॉनेटरी पॉलिसीज कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो आरबीआई के द्वारा अंडरटेक की जाती हैं। इनको हम क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी कहते हैं, जिसके थ्रू मार्केट में क्रेडिट के फ्लो को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। क्रेडिट के फ्लो को कब बढ़ाया जाएगा? जब मार्केट में डेफिसिट डिमांड होगी। क्रेडिट के फ्लो को कब कम किया जाएगा? जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी। सो आरबीआई के पास कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को दूर किया जा सकता है, और इनको हम मॉनेटरी मेजर्स या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं। सबसे पहले, अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है तो ऑब्वियसली मार्केट में क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा, पैसे को मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा, और उसको हम चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं उसको हम चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, डिमांड पहले से ही बहुत ज्यादा है, इन दैट सिचुएशन मार्केट में क्रेडिट के फ्लो को कम करना पड़ेगा, मार्केट में मनी को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? डियर मनी पॉलिसी। सो एक एक करके बात करते हैं। टोटल हमारे पास 7 to 8 ऐसी पॉलिसीज हैं जो आरबीआई के द्वारा ऑप्ट की जाते हैं। इनमें से कुछ पॉलिसीज आपने पहले भी की होंगी, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा साथ में। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक रेट की, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, जैसे एक आम इंसान लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास जाता है, सिमिलरली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। सो आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन की अमाउंट ऑफर करता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। सो यहां पर हम इलैबोरेट कर देते हैं। बैंक रेट, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन की अमाउंट ऑफर करता है उसको हम कहते हैं बैंक रेट। फॉर एग्जांपल 2%, 3%, 4%, कुछ भी हो सकता है। अब बैंक रेट के थ्रू एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है? देखो सिंपल है, अगर आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा तो लोन लेना महंगा हो जाएगा, जिसके कारण जो आम जनता है उसको भी लोन लेना महंगा लगेगा, यानी लोन लेना एक तरह से मुश्किल हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है,
अगर आरबीआई अपना बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक्स हमसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आम जनता लोन लेना कम कर देगी, और जब मार्केट में लोन लेना कम हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा लोन का, तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को खत्म करने के लिए, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एज अ मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाएगा, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे लोन के, लोन लेना महंगा हो जाएगा, आम जनता लोन लेना अफोर्ड नहीं कर पाएगी, कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी। सो इसको हम कहेंगे डियर मनी पॉलिसी, जिसमें आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा देता है। वहीं पर अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इन दैट सिचुएशन आरबीआई बैंक रेट कम कर देगा, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, यानी कमर्शियल बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन नहीं, कम इंटरेस्ट पे हमें लोन देंगे, और जब सस्ता लोन मिलेगा तो लोग लोन लेना पसंद करेंगे, ज्यादा लोन मिलेगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, और जब डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे चीप मनी पॉलिसी। सो बैंक रेट क्या है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है, इतना क्लियर है। हमने यहां पर डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड इसके ऑपोजिट हो जाएगी। तो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बैंक रेट डिक्रीज कर दिए जाएंगे, ताकि कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, कम रेट पर उनको लोन दे सकें, और जब कम रेट पे उनको लोन मिलेगा तो वो ज्यादा लोन लेंगे, उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, और जब ज्यादा पैसा आएगा तो वो अपनी कंजम्पशंस बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी पता होना चाहिए, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन अमाउंट ऑफर करता है, बट इन अगेंस्ट ऑफ सिक्योरिटी। यानी सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे पास 10 लाख रुपीस की एक सिक्योरिटी है, आप इसको गिरवी रख लो और बदले में मेरे को लोन दे दो। तो आरबीआई कहेगा 10 लाख के बदले में मैं आपको 10 लाख तो नहीं, 9 लाख दे सकता हूं। तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट द सिक्योरिटी लोन अमाउंट देती है, उसको रेपो रेट कहते हैं। और सिमिलरली रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेते हैं बाय पेइंग दी अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये आरबीआई और ये कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत थी तो कमर्शियल बैंक ने 10 लाख वाली सिक्योरिटी दे दी, 9 लाख रुपए ले लिए। अब कमर्शियल बैंक इसको वापस भी परचेज करेंगे क्योंकि ये उनकी सिक्योरिटी है, लेकिन अब आरबीआई इसको कितने रेट पे बेचेगा, इट वेरीज। आरबीआई कहेगा कि मैं आपको आपकी सिक्योरिटी वापस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 11 लाख की। सो 10 लाख वाली सिक्योरिटी, 10 लाख रुपीस वाली सिक्योरिटी 11 लाख रुपीस की रीपरचेज करनी पड़ेगी। सो रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपनी गिरवी रखी हुई सिक्योरिटी वापस परचेज करते हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और ये दोनों टूल्स भी मॉनेटरी पॉलिसी में यूज किए जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को दूर करने के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मीनिंग आपको करना है, इसलिए मीनिंग हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सेकंड टूल की, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा टूल है जहां पर आरबीआई ओपनली सिक्योरिटीज को मार्केट में बाय और सेल करता है, और इस बाय और सेल करने से एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को दूर किया जा सकता है। सिंपल, मान लो हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है। डेफिसिट डिमांड मतलब लोगों की कंजम्पशन पहले से ही कम है, डिमांड पहले से ही कम है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। इस सिचुएशन में आरबीआई
मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को परचेज करना स्टार्ट कर देगा। परचेज करने से क्या होगा? सिंपल सी बात है, मान लो मैं आरबीआई हूं और आपने सिक्योरिटीज मेरे से खरीदी हुई है। आरबीआई ने आपको सिक्योरिटी ऑलरेडी सेल करके रखी हुई है। आपका जो पैसा है वो मेरे पास आ चुका है, आपके हाथ में अब पैसा नहीं है, जिसके कारण आप कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो। कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो मतलब इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है। अब इसको मैं कैसे दूर करूं? मैं आरबीआई हूं ना, मैं कैसे दूर करूं? सिंपल, जो सिक्योरिटी मैंने आपको सेल की थी मैं वो आपसे परचेज कर लूंगा। इससे क्या होगा? जब मैं आपसे सिक्योरिटी परचेज कर लूंगा तो आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, सिक्योरिटी मेरे पास आ जाएगी। आपके हाथ में जब पैसा आएगा तो अब आप उस पैसे को यूज कर सकते हो, कंजम्पशन कर सकते हो, अपनी डिमांड कर सकते हो। सो सिंपल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को खरीदता है और बेचता है। जब मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटी परचेज करना स्टार्ट कर देगा ताकि सिक्योरिटी परचेज करने के बाद लोगों के हाथ में पैसा आ जाए और वो अपनी कंजम्पशन कर सके। वहीं पर अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होगी तो आरबीआई मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज बेचना शुरू कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? लोग आरबीआई की सिक्योरिटी खरीदेंगे तो उनके हाथ से पैसा खत्म हो जाएगा और वो कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे, एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगी। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटीज को खरीदकर और बेचकर एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को दूर किया जा सकता है। डेफिसिट डिमांड को हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सेस डिमांड आप इसके ऑपोजिट लिख दो, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, सीआरआर, जो आपने मनी और बैंकिंग के चैप्टर में भी किया था। सीआरआर एक ऐसी रिजर्व रेशियो होती है जो हर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखनी पड़ती है। यानी मान लो आपका बैंक है और आपके बैंक के पास टोटल कैश डिपॉजिट है 1 करोड़ और आरबीआई कहता इसका 5% आपको मेरे को देना होगा, तो जो वैल्यू बनेगी 5 लाख वो आपको, या 50 लाख या 5 लाख जो भी बनेगी वो आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। क्या आरबीआई इस कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को दूर कर सकता है? यस, सिंपल है। अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपनी ये जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको कम कर देगा। वो कहेगा कि अब से आप मेरे को कैश डिपॉजिट का सिर्फ 1% देना स्टार्ट करो और बाकी पैसा अपने पास रखो। इससे क्या होगा? रिजर्व में पैसा कम जाएगा और ज्यादा पैसा बैंकों के पास रहेगा, और जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो वो ज्यादा लोन दे सकेंगे। जब ज्यादा लोन दे सकेंगे तो मार्केट में कंजम्पशन एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। सो सिंपल है, डेफिसिट डिमांड को दूर करने के लिए आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो कम कर देगा, जिसके कारण बैंकों के पास कैश अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो ज्यादा लोन दे सकेंगे, और जब ज्यादा लोन देंगे तो डेफिसिट डिमांड दूर हो जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में पहले से ही एक्सेस डिमांड है, इन दैट सिचुएशन कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दी जाएगी ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा ना जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा रिजर्व में चला जाए। सो कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने फोर्थ टूल की, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे कैश रिजर्व रेशियो था ना, ये सेम उसी की कॉपी पेस्ट है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप पहले भी कर चुके हो। ये एक ऐसी रेशियो होती है जिसके अकॉर्डिंग हर कमर्शियल बैंक को अपनी कैश डिपॉजिट का, अपनी लिक्विड एसेट्स का और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, अपनी सिक्योरिटीज का कुछ परसेंट अपने पास ही रिजर्व में रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10%, 5% या 12%। और इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है जो सीआरआर में था। यानी अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, इन दैट सिचुएशन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम कर दी जाएगी ताकि रिजर्व कम हो जाए, और जब रिजर्व कम हो जाएगा तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए, जिससे डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। वहीं पर अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है,
इन दैट सिचुएशन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, बैंकों के पास लोन देने वाला पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उनको ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा क्योंकि रेशो बढ़ा दी गई है। इस सिचुएशन में जब रिजर्व बढ़ा दिए जाएंगे तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा ही नहीं कंजम्पशन करने के लिए, क्योंकि ज्यादा पैसा तो रिजर्व में चला गया। ऐसे ही अगर हम बात करें अपने रिमेनिंग कॉन्सेप्ट की, इसमें फिफ्थ हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। जब भी आप किसी बैंक में लोन लेने जाते हो तो वो बिना सिक्योरिटी के आपको लोन तो देता नहीं है, कुछ ना कुछ एडिशनल सिक्योरिटी आपसे डिमांड की जाती है और वो एडिशनल सिक्योरिटी की वैल्यू लोन की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है। अगर आपको 10 लाख रुपीस का लोन चाहिए तो सिक्योरिटी आपसे हो सकता है 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख की मांगी जाए, यानी सिक्योरिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और इसी को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी 10 लाख के लोन के लिए 11 लाख की सिक्योरिटी, 1 लाख रुपीस बैंक ने अपना मार्जिन रखा फॉर द रिस्क पर्पस। 10 लाख के लोन के लिए 12 लाख की सिक्योरिटी यानी 2 लाख का मार्जिन, यहां पर 5 लाख का और यहां पर 10 लाख का। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट से क्या एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है? अगेन यस। कैसे? सिंपल। अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है यानी लोग बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ा दिया जाएगा। बैंक कहेगा 10 लाख का लोन चाहिए, 20 लाख की सिक्योरिटी लेकर आओ। सो इस सिचुएशन में मार्जिनल रिक्वायरमेंट जब बढ़ा दिया जाता है ना तो लोग लोन लेने से डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, वो लोन लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि भाई बैंक ज्यादा सिक्योरिटी मांग रहा है। सो जब वो लोन नहीं लेंगे, कंजम्पशन कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वहीं पर अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, इस सिचुएशन में मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाएगा। यानी बैंक कहेगा 10 लाख का लोन चाहिए, चलो 11 लाख की सिक्योरिटी दे दो, और बंदा खुश हो जाएगा, वो कहेगा वाह 10 लाख के लोन के लिए सिर्फ 11 लाख की ही सिक्योरिटी देनी है, हमारा भला है, चलो लोन ले लेते हैं। सो लोन लेने पर कंजम्पशन बढ़ जाएगी और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सिमिलरली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज मोरल सिजन। मोरल सिजन का मतलब होता है एक मोरल ड्यूटी। हर कमर्शियल बैंक की एक मॉरल ड्यूटी होती है कि वो मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट में क्रेडिट अलाउ करे, वो अपना प्रॉफिट ना देखे, हर समय अपना प्रॉफिट नहीं देखना है, मार्केट को भी देखना है, इकोनॉमी को भी देखना है। सो हर बैंक की एक मोरल ड्यूटी होती है एज अ कमर्शियल बैंक, एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, उसको टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ती हैं। अगर डेफिसिट डिमांड है तो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएंगी, धड़ल्ले से लोन दिया जाएगा ताकि कंजम्पशन बढ़ाई जा सके। लेकिन अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी जाएंगी ताकि लोन ज्यादा ना दिया जा सके और मार्केट में एक्सेस डिमांड खत्म हो जाए। सिमिलरली 7th हमारे पास है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि किस सेक्टर को कितना लोन देना है इसकी लिमिट डिसाइड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर को लोन देने की लिमिट, एक बैंक कहता है कि मैं 50% लोन एग्रीकल्चर के लिए या फिर प्राइमरी सेक्टर को दूंगा, 40% लोन मैं सेकेंडरी सेक्टर को, इंडस्ट्री को दूंगा और 10% लोन मैं सर्विस सेक्टर को दूंगा। हर बैंक ऐसे अपनी एक लिमिट डिसाइड कर ले ताकि लिमिट से ज्यादा लोन ना दिया जा सके। ऐसी सिचुएशन में हम एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर जरूर पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की। सो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।